नमस्कार। भारतीय राजनैतिक चिंतन के अध्ययन के क्रम में आज हम कौटिल्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का सर्वाधिक स्पष्ट वैज्ञानिक और विस्तृत ग्रंथ माना जाता है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के स्रोत जो हैं वो तुलनात्मक रूप में बहुत सीमित और कम हैं। इसलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अमूल्य निधि के रूप में माना जाता है। कौटिल्य गणपति शास्त्री ने अर्थशास्त्र के रचनाकार को कौटिल्य का नाम दिया गया, क्योंकि उनका जन्म कुटिल गोत्र में हुआ था, इसलिए कुटिल गोत्र से वो कौटिल्य हुए। उनका जन्म जो है वो चनक नाम के ग्राम में हुआ था, इसलिए वो चाणक्य कहलाए। और माता पिता का दिया हुआ नाम जो है वो विष्णुगुप्त था। कौटिल्य चंद्रगुप्त के गुरु थे और चंद्रगुप्त के दरबार में वे वैसे ही रहे जैसे कि सिकंदर के दरबार में अरस्तु। हालांकि कुछ विचारकों का ये मानना है कि जो कौटिल्य है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, लेकिन एक राजनैतिक परंपरा का प्रतीक था। लेकिन ये सब भ्रामक प्रतीत होता है। वास्तव में गणपति शास्त्री का जो कथन है अर्थशास्त्र के रचनाकार के रूप में कौटिल्य, क्योंकि वो कुटिल गोत्र में उत्पन्न हुए थे, चनक ग्राम में उत्पन्न हुए, इसलिए जन्म हुआ उनका, इसलिए चाणक्य कहलाए। और उनके माता पिता का दिया हुआ नाम जो है वो विष्णुगुप्त था। प्राचीन ग्रंथों में यदि हम देखें तो कौटिल्य का उल्लेख, अर्थशास्त्र का उल्लेख जो है वो बहुत मान्य ग्रंथ के रूप में दिखाई देता है। इसका रचना काल, अर्थशास्त्र में अनेक ऐसे प्रमाण आते हैं जिनकी तुलना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से की जा सकती है। जैसे युक्त शब्द का प्रयोग है वो उस काल में किया जाता था। इसी प्रकार अनेक आधारों पर हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र का रचना काल जो है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास रहा है। जैन और बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, स्मृतियाँ और ग्रंथ जो हैं, इनमें चंद्रगुप्त के मंत्री के रूप में भी कौटिल्य का उल्लेख दिखाई पड़ता है। तो जैसा कि श्यामलाल पांडे का कथन है कि प्रस्तुत अर्थशास्त्र चाहे मौर्य काल की रचना हो, चाहे उसके उपरांत किसी भी समय का नवीन संस्करण हो, लेकिन इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि इस अर्थशास्त्र में राजनीति और राजनीतिक शास्त्र से संबंधित जिन सिद्धांतों की रचना की गई है, स्थापना की गई है, वे मौर्यकालीन ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में ही चाणक्य जो है उनका अस्तित्व रहा था। अर्थशास्त्र नाम का जो ग्रंथ चाणक्य ने जिसकी रचना की, इस अर्थशास्त्र के कुल 15 अधिकरण और 150 अध्यायों में इस ग्रंथ को विभक्त किया गया है। और इस ग्रंथ में राजनीति की समस्याओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत सुनिश्चित प्रकार से उसके समाधान का उपाय दिया गया है। निश्चित विज्ञान के सभी मापदंडों और आवश्यकताओं को कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र ग्रंथ पूर्ण करता है। ये उन राजाओं के लिए एक प्रकार से निर्देशक ग्रंथ है जो भूमि को जीतना चाहते हैं या जो अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। राज्य के लिए आवश्यक सभी विधाओं का, तरीकों का, साधनों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में संयोग, इंद्रिय निग्रह, आत्म विकास योजना, इन तक का वर्णन किया गया है। व्यक्तिगत रूप से राजा और राजनीतिक अधिकारियों को अपने विकास के लिए किस प्रकार प्रयत्न करने चाहिए, कौन कौन से उनके गुण हो सकते हैं,
इनका निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार पुरोहितों का वर्णन है, दूतों का विवेचन है, राजपुत्रों की रक्षा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए इसका भी प्रावधान और व्यवस्था का निर्धारण किया गया है, और क्रमिक सोपानों के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार ये एक वैज्ञानिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, क्योंकि इसमें किसी भी समस्या को बीच में नहीं छोड़ा गया है। समस्या को आइडेंटिफाई करके उस आवश्यकता को पहचान कर उसके समाधान की प्रक्रियाओं, समाधान तक पहुंचने के लिए क्रमिक सोपान की प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है। तथ्यों का वर्णन, स्थान, प्रक्रिया, प्रभाव, समस्त प्रकार के तत्वों का इसमें हमें अध्ययन दिखाई पड़ता है, उल्लेख दिखाई पड़ता है। और अर्थशास्त्र जो है वो वैकल्पिक नीतियों और कार्यों का भी एक प्रकार से उल्लेख करता है या उनके बारे में भी बताता है। अरस्तु की तरह ही कौटिल्य ने भी अपने सैद्धांतिक ज्ञान को अपने समय की सरकार के रूपों, उनकी आवश्यकता और उनके व्यवहारों और व्यक्तिगत अनुभवों से सही बनाया है। अर्थशास्त्र का आरंभ जो है वो एक प्रकार से समाज के उद्देश्य की परीक्षा से होता है, ताकि मानवीय अस्तित्व की योजना में त्रयी, आन्वीक्षिका और वार्ता तथा दंड का सही निर्धारण किया जा सके। तो ये एक प्रकार का बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रकार का प्रयास जो है वो अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता कौटिल्य को माना जाता है, अर्थशास्त्र में किया गया है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में स्वाभाविक और कृत्रिम शास्त्रों, धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित के बीच का जो अंतर है वो भी स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष किया गया है। और साथ ही साथ मोक्ष व्यवस्था को सामाजिक जीवन का एक मूल आधार माना है। और अर्थशास्त्र में सभी के सामान्य उद्देश्य जो हैं, आश्रम व्यवस्था के अनुरूप या अन्य पदानुक्रम में जो अधिकारी हैं उनके कर्तव्यों के रूप में समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन अर्थशास्त्र में बहुत व्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से देखा जाता है। सामाजिक व्यवस्था में जरूर, अर्थव्यवस्था में भी या सामाजिक प्रक्रियाओं के नियमों में भी मोक्ष की जो व्यवस्था है, इस मोक्ष के तत्व को सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार माना गया है। इसी प्रकार राजा और उसके जो प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके कर्तव्य क्या हैं, विभागों के अध्यक्ष के, सेवी वर्ग के कर्तव्य और अधिकारों की स्थिति और एक प्रक्रिया का निर्धारण, किस प्रकार का प्रादेशिक और भौगोलिक संगठन होना चाहिए, कैसे उनके लिए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हों, इन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्य निर्देशित कार्य क्या होने चाहिए और उनके अध्यक्ष और विभाग और सेवी वर्ग संख्यात्मक रूप में, कर्तव्य के रूप में किस प्रकार से कार्य करेंगे, उनका पूरा विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नागरिक कानून की व्याख्या का जो स्वरूप है वो भी बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, अध्ययन किया जा सकता है। इसमें समझौतों और संविदाओं की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है और वैधानिक रूप से झगड़ों को या विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया का निर्धारण और उसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में फौजदारी कानून, जिन्हें कंटक शोधन का नाम दिया गया है, फौजदारी कानून जिन्हें कंटक शोधन के नाम से अर्थशास्त्र में पहचाना जाता है, ऐसे अनेक प्रयासों का वर्णन हुआ है जिनके द्वारा जो कारीगर हैं, श्रमिक हैं, व्यापारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके विरुद्ध सामान्य जनता की रक्षा की जा सके, इस प्रकार का एक प्रावधान भी कानूनी फौजदारी आधारों पर स्थापित किया गया है। फौजदारी कानून को कंटक शोधन
के संबोधन से नाम से अर्थशास्त्र में जाना जाता है। शांति और युद्ध की नीति का बहुत व्यापक और विस्तृत वर्णन, शत्रुओं के कार्य, युद्ध और रणनीति, शत्रुओं के मुकाबले के लिए गोपनीयता या नीति किस प्रकार की होनी चाहिए आदि का वर्णन जो है वो अर्थशास्त्र में दिखाई देता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित की है कि दंड नीति जो है वो समस्त पुरुषार्थों का स्रोत होता है। जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, या हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य की मान्यता है कि दंड से ही समाज को अनुशासित किया जा सकता है। जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्वीकृत व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं की पालना सुनिश्चित तभी होगी जब दंड प्रभावकारी होगा। साम्राज्य को संगठित करने वाली विशेषताओं और संगठित न करने वाली कमियों का वर्णन भी अर्थशास्त्र में किया गया है। जैसे जो आंतरिक कोप होता है वो मंत्री है, सेनाध्यक्ष हैं या पुरोहित, युवराज, ये उत्पन्न कर सकते हैं, और जो बाहरी कोप है या बाहरी एक तरह से चुनौती है वो शत्रु जो देश है वो उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार इस संदर्भ में कौटिल्य ने ये भी माना है कि जो आत्मदोष हैं ये राजा को कमज़ोर बनाते हैं और अच्छे से अच्छे संसाधन भी तब राजा की रक्षा नहीं कर पाते। तो इसलिए राजा को अपने आत्मदोषों पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए, उसमें सुधार की चेष्टा करनी चाहिए, और जो अपने शत्रु हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रकार एक बहुत आत्मनियंत्रित प्रकार के व्यक्तित्व का, साम्राज्य की को संगठित करने वाली विभिन्न इकाइयों और प्रयासों का कौटिल्य ने वर्णन किया। और इसीलिए कौटिल्य ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, चाहे वो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी क्यों न हो, कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो, लेकिन अगर वो आत्मदोष का शिकार है और उसको नियंत्रित नहीं करता तो भावनाओं के वेश में वो निश्चित रूप से पतन की तरफ अग्रसर होगा। सरकार के स्वरूप के बारे में कौटिल्य जो हैं वो अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि उन सरकार या राज्य किस प्रकार से कार्य करे और अपने जो मूल उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति प्राप्ति का प्रयत्न करे, उन प्रक्रियाओं के बारे में कौटिल्य ने, उन साधनों के और स्रोतों के बारे में कौटिल्य ने ज़्यादा ध्यान दिया है। सरकार के रूप के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। एकता और संगठन प्रत्येक राज्य का एक मुख्य आधार होता है, ऐसा अर्थशास्त्र में उल्लेख देखा जाता है। और साथ ही साथ कौटिल्य का ये भी मानना है कि मंत्रियों की व्यवस्था और देखरेख जो है उसको बहुत एक प्रकार से बहुत सक्रिय होकर, बहुत सतर्क होकर राजा को करना चाहिए। यदि राजा को ये अंदेशा हो कि शत्रुओं के आगे उसकी हार निश्चित है तो उसे राज्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपनी जीवन की रक्षा के बाद वो भविष्य में कभी भी शक्ति प्राप्त करके उस राज्य को पुनः प्राप्त कर सकेगा। तो इसलिए मंत्रियों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजा को सतर्क रहकर किस प्रकार इन पर नियंत्रण करना चाहिए, किस परिस्थिति में राजा को किस प्रकार का व्यवहार करने योग्य होना चाहिए, इस तरह के समस्त विधानों का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि कूटनैतिक प्रकार के, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के जो विभिन्न निर्देश और विकल्प हैं वे अर्थव्यवस्था में पूरे विधान के साथ वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक बात पर बहुत विशेष बल दिया है और वो है राजा की कुलीनता। कौटिल्य ये मानते हैं कि रक्त की शुद्धता और कुलीनता राजा के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रजा जो है वो कुलीन राजा के प्रति ही अपनी स्वामी भक्ति दिखा सकती है, और इसीलिए एक कमजोर लेकिन कुलीन राजा को निम्न कुल वाले शक्तिशाली राजा की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना है।
और कौटिल्य इस प्रकार से एक वंशानुगत आधार पर या वंश परंपरा को व्यवस्थित करने के लिए भी बहुत चिंतित दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए उन्होंने राजा की कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया। अर्थशास्त्र में सम्राट और आधिपत्य के स्थान पर देश और चक्रवर्ती शब्दों का प्रयोग किया गया। व्यापक साम्राज्य, विस्तारवादी और व्यापक साम्राज्य का उद्देश्य है, और इसके लिए चक्रवर्ती और देश शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। और इस प्रकार अर्थशास्त्र जो है, इसकी खोज, जैसा कृष्णा राव मानते हैं कि अर्थशास्त्र की खोज ने प्राचीन भारत से संबंधित ज्ञान को समृद्ध बनाने में, अभिव्यक्त करने में पर्याप्त योगदान दिया है। आल्तेकर भी यही मानते हैं कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि अष्टाध्यायी का है। पाणिनि की भांति ही कौटिल्य ने समस्त पूर्ववर्ती विचारकों को पर्दे के पीछे कर दिया, और उनके ग्रंथ जो हैं वो धीरे धीरे उपेक्षित हो गए या लुप्त हो गए, और अर्थशास्त्र इस प्रकार से प्राचीन भारतीय राजनीतिक और अन्य ज्ञान की एक प्रमुख, कहना चाहिए, इकाई बन गया या स्रोत बन गया, जिसके आधार पर राजनीतिक विचारों को या धार्मिक आर्थिक विचारों को समझना आसान हो सकता है। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और राजनीतिक रूप में राजनीतिक इकाइयों का, प्रशासनिक रूप में प्रशासकीय यंत्र का, विधि या अन्य प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, मानवीय प्रवृत्तियां और कर्मचारियों या सेवी वर्ग की प्रवृत्तियों का इतना स्पष्ट और साकार विधि विधान के साथ प्रस्तुतिकरण अर्थशास्त्र के अंतर्गत है कि उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये राजाओं के लिए वे राजा जो स्वामी बनकर अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रमुख निर्देशक ग्रंथ के रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्थापित है। धन्यवाद।